x t to the power n1 minus 1x was not equal to 0, right? And this is what we had seen. We saw that this set is linearly independent. And then we also saw that if you take V1 as the subspace spanned by this thing, then this is T invariant of dimension n1. And then we also saw that the matrix of T restricted to V1 from V1 to V1 relative to the ordered basis B is of the form 0, 0, 0, 0, 0, इसके जस्ट बाद है 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, then 1, and of course ये आपका 0 है, यहाँ सब 0 था, ये इसकी मैट्रिक्स थी. And most importantly, we saw that there exists a T invariant subspace, कुछ नाम दे देते हैं, say W1 of V such that V was equal to V1 direct sum W1. ये लास्ट चीज हम लोगों ने प्रूव की थी, शायद W1 का W लिखा था. So this is the summary of what we had done so far, starting with this thing. तो ये वाला जो पार्ट था, ये जो पार्ट था, ये this was given. ये गिवन था, और फिर वहां से हम लोगों ने ये सब चीजें निकाली, ये और ये चीज. Now we are going to show the following. We are going to show the following. देखिए, एक चीज आप देखिए, having done all these things, मान लीजिए let W1, W2, WK be a basis of W1. इसके बेसिस तो ये है xt square x t to the power n1 minus 1x. इसकी बेसिस डेली, क्योंकि डायरेक्ट सम है, इन दोनों
के बीच में 0 के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है और इसकी डायमेंशन हो जाएगी इसकी डायमेंशन प्लस इसकी डायमेंशन, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ये एलिमेंट ले लें और उनमें ये एलिमेंट और जोड़ दें तो आपको v की बेसिस मिल जाएगी। ये केवल v1 की बेसिस है, ये केवल w1 की बेसिस है, लेकिन ये प्लस दीज एलिमेंट्स दे आर गोइंग टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ v, राइट। तो अब जब आपको ये बेसिस मिल गई, okay, let me write, then Sir, Hello. आवाज नहीं आ रही। Hello. हेलो सर है ही नहीं रखते, आवाज आ रही है? प्रॉब्लम है। आपकी आए और अगर t बिलोंग करता है ab पर जो कि निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स n1 है तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा नॉन जीरो, so that t to the power n1 minus 1x is not equal to 0, then we saw that x comma tx up to t to the power n1 minus 1x ये सब मिलकर लीनियर डिपेंडेंट सेट फॉर्म कर देंगे और इनसे जो हम सब स्पेस स्पैन करेंगे, अगर उसका नाम v1 दे दें तो वो भी तीन वेरिएंट होगा और ऑफ कोर्स डायमेंशन तो उसकी n1 है ही, राइट। और फिर अगर इसकी मैट्रिक्स निकालें, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें v1 पर, ये t तुम्हारा v से v में था, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें v1 पर तो दिस विल बी फ्रॉम v1 टू v1 और इसकी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू b निकालेंगे तो ये ऐसी आएगी, डायगोनल में सब जीरो होगा, डायगोनल के ठीक ऊपर 1 1 1 होगा, बाकी पूरा का पूरा सब जीरो होगा। और फिर ये देखा था, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि इस v1 के अलावा हमको एक और तीन वेरिएंट सब स्पेस w1 मिल जाएगा such that v is equal to v1 डायरेक्ट सम w1। इतना तक कर चुके थे। अब हम कह रहे हैं कि यहां तक पहुंचने के बाद अब ये v1 की भी कोई बेसिस होगी, मान लीजिए इसकी ये बेसिस है w1 w2 wk, तो ये बेसिस प्लस ये बेसिस मिलकर v की बेसिस बना देंगे, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, डायरेक्ट सम है ना, तो इसमें जीरो के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर और इसके एलिमेंट इसके अंदर नहीं है जीरो के अलावा, और चूंकि लीनियर डिपेंडेंट है तो कोई एलिमेंट जीरो तो हो नहीं सकता इन दोनों में, इसका मतलब ये प्लस ये मिल करके v की बेसिस बना देंगे, राइट। तो ये इसकी बेसिस हो गई। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने t को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस w1 पे जो कि तीन वेरिएंट है, तो ये भी w1 से w1 हो जाएगा और इसकी अगर आप मैट्रिक्स निकालें विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस इस बेसिस से निकालेंगे और उस मैट्रिक्स का नाम मान लीजिए a है, राइट। और इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम इसको बोल देते हैं, सपोज आई कॉल दिस थिंग एज b डैश, राइट। Also if this, then the matrix of t relative to b dash, ये वाली जो है would be m n1 a, इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं m n1 बोल देते हैं, राइट। तो ये मैट्रिक्स जो है ये किसकी है, इस t v1 फ्रॉम v1 की डायमेंशन क्या है, v1 की डायमेंशन जो है n1 है,
So this is going to be an n1 cross n1 मैट्रिक्स, और A जो है ये हो जाएगी आपकी, क्योंकि इसकी डायमेंशन k है, so this is a k क्रॉस k मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगी n1 क्रॉस n1 मैट्रिक्स, ये हो जाएगी आपकी k क्रॉस k मैट्रिक्स। तो यहां पर सब मिल जाएगा, बाकी जितनी जगह सब मिल जाएगा 0, ये इसकी ये होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? तो हमने कहा दिस वुड बी दिस थिंग, दिस वुड बी दिस थिंग। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा कि जब आपको इस t की मैट्रिक्स निकालनी है, इस t की मैट्रिक्स निकालनी है रिलेटेड टू दिस बेसिस, तो क्या करेंगे, जितने भी बेसिस एलिमेंट्स हैं, इसकी इमेज, इस इमेज, सबकी इमेज निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। तो आप क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? tx निकालेंगे, t ऑफ tx निकालेंगे। ये करते करते यू विल गो अप टू t ऑफ t टू द पावर, कहां तक जाएंगे, n1 माइनस 1 x तक जाएंगे। फिर निकालेंगे आप इसकी t ऑफ w1, करते करते क्या जाएंगे, t ऑफ wk, और फिर आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे as a linear combination of these elements। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 0 into x plus 0 in, sorry, plus 1 into tx प्लस सब जगह 0 0, क्योंकि tx बराबर tx को होना है। ये क्या हो जाएगा, 0 into x plus 0 into tx plus 1 into t स्क्वायर x प्लस 0 सब हो जाएगा। ये चलता जाएगा, है ना। तो आप देखिएगा कि आपको क्या मिलेगा, पहली रो ये हो जाएगी, सेकंड रो ये हो जाएगी, और ऐसे आप n1 रोज तक तो चले जाइए, राइट। अब W1 पे क्या हो जाएगा, W1 को लिखेंगे हम, एक सैंपल दे देते हैं आपको, 0 into x plus you go up to 0 into t to the power n1 minus x प्लस इसको लिखना है आपको। तो इसको जब लिखेंगे तो ये मान लीजिए कुछ आता है, मान लीजिए सपोज आई राइट इट एज AW1 प्लस BW2 वगैरह वगैरह, एक ही लिख रहे हैं। तो इसके बाद यानी कि n1 रोज के बाद जो नेक्स्ट जो रो आएगी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट रो में क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0, और फिर क्या यहाँ पे आ जाएगा, A क्या हो जाएगा, इसका पहला टर्म हो जाएगा A, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा B, ऐसे करके इसका हो जाएगा। तो ये जो पार्ट मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी द मैट्रिक्स ऑफ दिस थिंग। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस थिंग इन दिस फॉर्म कि द मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस इज गोइंग टू बी दिस फॉर्म, कि इतना जो पार्ट होगा n1 क्रॉस n1 वाला पार्ट होगा, वो तो हो जाएगा मैट्रिक्स mn1, और k क्रॉस k वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस w1 w2 wk, जो भी आए। तो आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, राइट। सो हैविंग डन दिस थिंग, अब हम ये कहना चाहते हैं कि इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जरा। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, ये जो आपने t टू द पावर t ऑफ t टू द पावर n1 माइनस 1 लिखा हुआ है, अगर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखेंगे तो 0 into x प्लस 0 into tx प्लस डॉट डॉट 1 into t टू द पावर n1 into x होगा। तो और नीचे वाला t ऑफ w1 1 इसलिए नहीं होगा कि जो ही t टू द पावर n1 हुआ तो t टू द पावर n1 तो 0 है ना, क्योंकि निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स n1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब t टू द पावर n1 इज द नल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ही t टू द पावर n1 हुआ, चाहे x हो चाहे y हो, चाहे सब 0 हो जाएंगे।
इसीलिए इस मैट्रिक्स की जो लास्ट रो में सब जगह 0 0 है, लास्ट में हर जगह 0 है। इवन टी टू द पावर टी एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये जाएगा टी टू द पावर एन 1 एक्स, लेकिन टी टू द पावर एक्स तो 0 हो जाएगा। तो यस सर, अगर 0 का तो क्या हो जाएगा, 0 0 सब जगह आ जाएगा। इसलिए जो लास्ट रो है ना, तो बेटा सब जगह 0 0 है। ओके थैंक यू। आर यू फॉलोइंग? उसके बाद जब शुरू करेंगे इसको देखना, इसकी इमेज तो कुछ आएगी, क्या आएगी इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम इतना जताना चाहते हैं कि जो n1 क्रॉस n1 पार्ट है वो तो हूबहू ये मैट्रिक्स हो जाएगी, उसके बाद सब 0 हो जाएंगे, और ये वाला जो पार्ट होगा ये वही होगा जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की k बाई k मैट्रिक्स में। डिटेल्स क्या है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट अभी जगेगा, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई विल टेल यू व्हाट दिस इज गोइंग टू लुक लाइक। एक ऐसा दिखाई पड़ेगा। सर। इसको लिखिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ओके, तो अब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको हटा नहीं रहे, ऊपर चले जा रहे हैं। आई एम गोइंग अपवर्ड। ओके, तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ऑब्जर्व दैट, ये हम लाइन खींच दें यहां पे। ऑब्जर्व, और यहां पर आपको थोड़ा अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। ऑब्जर्व दैट T restricted to W1 from W1 to W1 is also nilpotent. क्यों? Why? भाई एक तरफ आपके पास ये था और फिर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहां पर, तो ये हो जाएगा V से, ये हो जाएगा W1 से लेकर के W1 तक हो गया। लेकिन W1 है क्या? अगर ये मान लीजिए आपका एक V है तो W1 इसका सब स्पेस है, तो T तो निलपोटेंट है, यानी कि T टू द पावर N1 तो दिया हुआ है कि बराबर 0 के है। तो आप क्या कीजिएगा, जब आप T restricted to W1 इसका स्क्वायर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस कंपोज कर दीजिए W1 to W1, इससे कर दीजिए। तो जब ये T जो है T टू द पावर N1 जो है वो सारे के सारे V पर 0 है, नल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसकी पावर भी जब N1 लीजिएगा, भाई इसके T of T restricted to W1 हम लिख देते हैं। T को अगर आपने ये किया और इस पर अगर आपने इसका कोई एलिमेंट लगाया, वेयर, इसको मिटा देंगे अभी, केवल टेम्परेरी लिख रहे हैं, ये अगर इसका एलिमेंट है, इसकी इमेज होगी क्या, इसकी इमेज क्या होगी, यही इमेज होगी। क्योंकि T रिस्ट्रिक्ट W1 करता क्या है, कुछ नहीं करता, T ही है, केवल आपने डोमेन छोटा किया है, इसे काम करने का तरीका चेंज नहीं किया है, तो TW ही आएगा। लेकिन चूंकि W1 T इनवेरिएंट था, तो आपको मालूम है कि W1 के एलिमेंट की इमेज अंडर T W1 के अंदर ही रहेगी, तो ये भी TW कहां बिलोंग करेगा, ये बिलोंग कर जाएगा आपको W1 के अंदर ही है। सो T restricted to W1 is nothing but, so this is nothing but TW ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट की इमेज निकालिएगा जो कि V का भी एलिमेंट है, तो उसकी इमेज वही आएगी जो कि उसके T के अंदर आती, ये मिल जाएगा। अब ये जो है, जब इसको आप N1 टाइम लगाइएगा, T restricted W1 to the power N1 की क्या हो जाएगा, T to the power N1 W हो जाएगा। लेकिन T to the power N1 तो 0 था, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब जाएगा कि T to the power W1 to the power N1 is also going to be equal to 0 just because this is equal to 0। इसका मतलब ये भी nilpotent हो जाएगा, बट दिस इज nilpotent ऑफ इंडेक्स N1।
यानी कि t to the power n1 is equal to 0 but t to the power n1 minus 1 is not equal to 0. तो यहां पर भी क्या हो जाएगा कि t to the power w1 to the power n1 minus 1 जो लीजिएगा, है ना। अब यहां फर्क ये हो गया कि चूंकि ये आपका 0 नहीं है, ये आपका 0 नहीं है, ये आपका 0 नहीं है, जिसकी वजह से हमको एक एलिमेंट मिल गया था v के अंदर जिसका शायद नाम x दिया था, such that t to the power n1 minus 1 x was not equal to 0. लेकिन ये x कहां पर है ये मालूम नहीं है। अगर x यहां पर हो गया, अगर ये x यहां पर हो गया तब तो भाई ये x इसके बाहर है, ठीक है। और अगर ये x यहां पर हो गया तो x w1 का एलिमेंट भी हो जाएगा, such that t distant w1 to the power n1 minus 1 into x is not equal to 0. लेकिन अगर ये x बाहर चला गया, अगर ये x बाहर चला गया तब हम ये कह सकते हैं कि so this implies that t to the power w1 to the power, sorry, this implies, I'm sorry, इसको हटा दें, this implies that this to the power n1 is also 0. तो अगर ये नीलपोटेंट ये भी नीलपोटेंट हो गया, राइट, ये नीलपोटेंट हो गया। और नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम बोलते हैं कि t इज नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स k यदि t टू द पावर k 0 हो और t टू द पावर k minus 1 0 न हो, ठीक है। तो t टू द पावर ये तो 0 हो गया, लेकिन हो सकता है कि इससे कम कोई पावर मिल जाए, चाहे n1 minus 1 हो, चाहे और छोटी हो, दैट नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर वो 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा कि उससे तय हो जाएगा कि इसकी इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी क्या है। सो हम ये कह रहे थे ऑब्जर्व दैट दिस इज आल्सो नीलपोटेंट। अब इसका जवाब तो दे दिया क्यों नीलपोटेंट है, क्योंकि ये आपका था, तो ये तो चीज ठीक हो गई, y का आपका जवाब मिल गया। से ऑफ इंडेक्स, इसकी इंडेक्स मान लीजिए कुछ ये है, ठीक है, ये है। तो नोट दैट ये जो n2 मिलेगा ये n1 से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो ये नीलपोटेंट होगा, लेकिन इससे कम पावर भी हो सकता है 0 हो जाए। तो आपको देखना है कि इससे कम और सबसे बड़ी कौन सी पावर है, such that t distant w1 to that power is not equal to, वही जो है कि इसकी इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी वो मान लीजिए आपके n2 है। सो दिस आल्सो नीलपोटेंट ऑफ सम इंडेक्स, मान लीजिए इंडेक्स n2, वो n1 के बराबर भी हो सकता है, n1 से छोटा भी हो सकता है। जब आपके पास ये चीज पहुंच गई तब आप वापस पहुंच गए, अब आप वापस पहुंच गए इस स्थिति में। किस स्थिति में? ये जो हमारी स्थिति थी, हमने कहां से स्टार्ट किया था? वी स्टार्टेड विद ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड सम t व्हिच वाज नीलपोटेंट। अब हम क्या करेंगे, इस v की जगह ले लेंगे w1, v की ले लेंगे w1 और t की जगह ले लेंगे t रिस्ट्रिक्ट टू w1। तो हमारा t रिस्ट्रिक्ट w1 भी नीलपोटेंट है। जब नीलपोटेंट है ऑफ इंडेक्स मान लीजिए n2, तो हमको एक और एलिमेंट मिल जाएगा, किसका? w1 का, उसका नाम कुछ दे दीजिए, मान लीजिए y दे दीजिए, such that t restricted to w1 to the power n2 minus 1 y is not equal to 0। और जो ही आपको y मिला तो बजाय इस x के यू कैन टेक y t restricted to w1 x t restricted to w1 स्क्वायर y करते करते चले जाइए यहां पर n2 minus 1 तक। वो जैसे यहां मिला था वो मिल जाएगा इंडिपेंडेंट, तो वो मिल जाएगा। उससे आप एक सब स्पेस w1 का जनरेट करा दीजिए, उसका नाम कुछ दे देंगे हम लोग, उसको जो मिल जाएगा हमको तो वो भी निकल आएगा आपका t बाई w1 इनवेरिएंट, हेंस t इनवेरिएंट आल्सो ऑफ डायमेंशन n2। और फिर वही चीज रिपीट कीजिएगा तो होगा क्या कि यहां पर हमने t की मैट्रिक्स को ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, तो आप क्या कीजिएगा, अब नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, इसकी जो मैट्रिक्स क्या थी, इसकी मैट्रिक्स तो a थी, तो आप a को तोड़िएगा। a को कैसे तोड़िएगा? लेट नाउ कम बैक टू दिस थिंग। तो जो आपने इसके पहले प्रोसीजर अपनाया था उस प्रोसीजर को हूबहू रिपीट कीजिए। द ओनली थिंग इज रिप्लेस v बाई w1 एंड रिप्लेस t बाई t w1 और n1 को रिप्लेस कर दीजिए n2 से। तो आपको वही वही चीजें करते रहिएगा। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा कि ये जो एज होगा, ये एज होगा, इसको आप लिख पाइएगा एज सम
N2/N2 वहां क्या था, पहली मैट्रिक्स क्या थी, N1 बाई, तो ये दिस विल बी N2/N2 मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, मान लीजिए हम N2 दे देंगे, यहां कुछ और मिल जाएगा, इसको हम कुछ और बोल देंगे, मान लीजिए इसको हम A2 बोल देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक कर दिया, और फिर क्या करेंगे कि जैसे यहां पर हमने देखा था कि जो ही हमको ये V1 मिला तो हमको W1 भी मिल गया था, such that V was equal to V1 direct sum W1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कि हम वही चीज रिपीट करेंगे और इस W1 को तोड़ देंगे एज समथिंग डायरेक्ट सम समथिंग, ये जो आपको यहां पर था ना, ये था। तो लेट मी नाउ, अब इसको हम जरा एक ही सेंटेंस में ठीक से बोल दें। So observe that this is also an important safe index N2, say index M2. So can be also A2 where मैट्रिक्स, ठीक है। A2 भी क्या डिटेल, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब A2 मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके जो करस्पॉन्डिंग स्पेस वहां रिस्ट्रिक्ट कर देंगे T को, फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, वो भी निकल आएगा निलपोटेंट, सेफ इंडेक्स एंड निलपोटेंसी N3। तो इस चीज को रिपीट करते जाएंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपकी, ये आपकी मैट्रिक्स T की थी, इसको आपने ब्रेक किया किसमें, पहले MN1 और A में ब्रेक किया, फिर आपने क्या किया कि MN1 में जो A वाला पार्ट था उसको इसमें ब्रेक कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका MN2, यहां मान लीजिए आपको A2 मिल गया, फिर आपने A2 को ब्रेक कर दिया, तो क्या मिल जाएगा आपको, जगह नहीं है, MN1, MN2, MN3, और यहां कुछ मिल जाएगा, मान लीजिए A3, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी N1 क्रॉस N1 मैट्रिक्स हो जाएगी, N2 क्रॉस N2 मैट्रिक्स हो जाएगी, N3 क्रॉस N3 मैट्रिक्स, ये सिलसिला चलता जाएगा। और थोड़ा सा आप और अपने इमेजिनेशन को स्ट्रेच कीजिएगा तो इसको अंत होना ही है। क्यों अंत होना है कि बार बार जो आपको N2 N3 वगैरह मिल रहे हैं, ये N1 से छोटा है, नेक्स्ट वाला इससे भी छोटा होगा, तो छोटा होता जा रहा है। और चूंकि आपको ओरिजिनल N जो था, वो जो V फाइनल डायमेंशन था, उसकी तो डायमेंशन फिक्स्ड है, तो फिक्स वाले से कम मिला आपको N1, उससे कम मिला फिर N2, कितना कम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये कम होना बन जाएगा, कि अल्टीमेटली आपको ये स्टेज मिल जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं ये बंद हो जाएगा। तो सपोज आई गेट समथिंग लाइक दिस थिंग, MN1, MN2, और मान लीजिए हम यहां तक गए MNR, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। और यहां पर क्या होगा कि N1 जो होगा वो N2 से बड़ा या बराबर होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपने शुरू में क्या किया था, V को ब्रेक किया था एज V1 डायरेक्ट सम W1, पर W1 को ब्रेक कर दीजिए, हो जाएगा मान लीजिए V1 डायरेक्ट सम V2 डायरेक्ट सम, कुछ W2 लिख देते हैं, फिर इसको हम ब्रेक कर देंगे, इसको लिख देंगे V1 डायरेक्ट सम V2 डायरेक्ट सम V3 डायरेक्ट सम, मान लीजिए हमने इसको W3 कर दिया, और ये करते 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 ये हो जाएगा आपका V1 डायरेक्ट सम V2 डायरेक्ट सम V3 डायरेक्ट सम, यू कैन गेस ये हो जाएगा। तो हमने V लिया और एक T लिया जो कि निलपोटेंट था, तो उस को ऐसे डिकम्पोज किया,
फिर W1 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा T क्या था, T स्टेट W1, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट था, W1 को भी ब्रेक कर दिया डायरेक्ट सम एज V2 डायरेक्ट सम V3, ऐसे इसको करते गए। और हर पार्टिकल की डायमेंशन कम होती जा रही है और V की डायमेंशन फाइनाइट है, तो कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा। मान लीजिए इस स्टेज पर रुक गया, तो अल्टीमेटली अब इसके बाद आप ब्रेक करना संभव नहीं हो पाएगा। यू कैन राइट V एज V1, इसको बोलेंगे वी हैव डिकम्पोज, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे decomposition of V. So we arrive at a decomposition of V. Decomposition of V का अर्थ होता है कि V को एक्सप्रेस कर पाना एज डायरेक्ट सम ऑफ सम सब स्पेसेस, राइट। तो अगर आपने किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस V से शुरुआत की और अगर आपको कोई निलपोटेंट ट्रांसमिशन T दिया हुआ है, तो इन सब का निष्कर्ष ये निकला कि एक प्रोसेस जो कि पहला पार्ट हमने डिटेल में दिया उसी को रिपीट करते जाएंगे, तो हम अल्टीमेटली V को डिकम्पोज कर पाएंगे एज डायरेक्ट सम ऑफ V1, V2, V3, Vk। और याद कीजिए जितने भी V1, V2, V3 बनाए गए हैं सब के सब दे आर ऑल निलपोटेंट, सॉरी ये जितने भी V1 मिले हैं उन पर अगर आप T को रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा तो T रिस्ट्रिक्टेड टू V1, T रिस्ट्रिक्टेड टू V2, V3, T रिस्ट्रिक्टेड टू Vk, ये सब के सब निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब के सब निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। सो दिस V कैन बी डिकम्पोज्ड लाइक दिस थिंग, राइट। एंड वेयर इसकी मैट्रिक्स T रिस्ट्रिक्टेड टू V1 की मैट्रिक्स क्या है, Mn1 है, T रिस्ट्रिक्टेड टू V2 की मैट्रिक्स क्या है, Mn2 है, और T रिस्ट्रिक्टेड टू V की मैट्रिक्स क्या है, ये V के गलत लिख दिया है, ये VR होगा, कुछ लिख नहीं रहा है, ये हो जाएगा आपका, हम R तक गए थे ना, तो क्या हो जाएगा आपका VR, ये मिलेगा आपको। सो वी विल अराइव एट डिकम्पोजिशन ऑफ V, और तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आई स्टार्ट समथिंग फ्रेश। हो लिया गया आपने? यस सर। अच्छा, फिर Yes, से एक बार sir. लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं। संक्षेप में अब तक क्या किया है, स्टार्टिंग विद एनी फाइनाइट, यहां पे चले जाते हैं, आई विल गो हियर, चूंकि पेज तो है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन था, राइट, with this given part, 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 यहां से स्टार्ट करके और हमने स्टेप बाय स्टेप करते करते अल्टीमेटली वी हैव बीन V को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज V1 डायरेक्ट सम V2 डायरेक्ट सम Vk, वेयर क्यों नहीं चल रहा है ये, सॉरी क्यों नहीं चल रहा है, क्या बात हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया। क्यों गायब हो गया ये, जस्ट हैव लिटिल पेशेंस। थोड़ा सब्र रखिए। I think this must be some connectivity problem.
आपको दिखाई पड़ना शुरू हुआ? हेलो यस सर। हेलो, ओके 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 यस सर। ओके 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 ओके। तो गिवन दिस थिंग हम लोग इस स्टेप तक पहुंच सकते हैं। वी कैन डिकम्पोज V एज डायरेक्ट सम ऑफ V1 V2 Vk where dimension of V1 is greater than dimension of V2 is greater than dimension of Vk। और चूंकि डायरेक्ट सम है इसलिए ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ V will be equal to dimension of V1 plus प्लस नहीं, डायरेक्ट सम नहीं, प्लस V2 ये ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट सम है, इसकी डायमेंशन प्लस इसकी डायमेंशन प्लस इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन के बराबर हो जाएगी, तो ऐसे लिख लेंगे। तो दिस इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज ए डिकम्पोजिशन ऑफ V। और यहाँ पर ये चीज जानने की है कि ईच ऑफ दिस V1 इज टी वेरिएंट, टी वेरिएंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, वगैरह वगैरह, राइट। तो अब यहां पर ये था कि हमारे पास ये जो टी था, ये निलपोटेंट था। तो आगे जाकर के हम इसका कि इंप्रूवमेंट सिद्ध करेंगे कि हम कोई भी टी ले लें, चाहे निलपोटेंट हो चाहे ना हो। यहां तो निलपोटेंट लगा दिया, कई चीज आसान हो गई। लेकिन अगर हम ये कंडीशन ड्रॉप करते हैं कि टी निलपोटेंट हो चाहे ना हो, कोई भी टी हो, अगर कोई भी टी हो, तब भी हम देखेंगे कि वी कैन डिकम्पोज वी नाइसली लाइक दिस थिंग, राइट। वो स्टेप जो है वो इससे कम नॉन ट्रिवियल है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू एम नेक्स्ट कि गिवन एनी टी, चाहे निलपोटेंट हो चाहे ना हो, राइट, गिवन एनी टी वी कैन ऑलवेज डिकम्पोज वी इन दिस नाइस फॉर्म। हाउ डू वी डू इट? अब उसके लिए हम एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सर नीलपोटेंसी सेम हो जाएगी, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी, तो डायमेंशन भी सेम हो जाएगा ना? किसका? फिर से बोलिए। W1 का सर इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी अगर सेम हो जाएगी तो डायमेंशन नहीं, देखिए डायमेंशन जो होता है किसी वेक्टर स्पेस का होता है, ठीक। डायमेंशन किसी वेक्टर स्पेस का होता है और नीलपोटेंसी या इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी किसी लिए ट्रांसमिशन का होता है। लिनियर ट्रांसमिशन, वेक्टर स्पेस अलग अलग चीजें हैं। Do you get my point? We do not talk about nilpotency of a vector space. We talk about the nilpotency of linear transmission from V to V. We do not talk about dimension of a transmission. We talk about dimension of a vector space. तो आपका ये सवाल कि nilpotency सेम हो जाएगी तो डायमेंशन सेम हो जाएगा, इसको आपको ठीक से फ्रेम करना पड़ेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? दोनों अलग अलग चीज पे है ना। nilpotency का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से है और डायमेंशन का संबंध जो है वेक्टर स्पेस से है, ठीक है। तो आप जो हमको बताना चाह रहे हैं वो आप ठीक से शायद बता नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। वहां पे W1 ट्रांसफॉर्मेशन थी। नहीं, W1 ट्रांसफॉर्मेशन है, W1 सब स्पेस था। टी रिस्ट्रिक्ट करके जो ट्रांसफॉर्मेशन बनी थी वो रिस्ट्रिक्ट कर, आप उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था आपने, है ना। हाँ, अब बोलिए। W1 सब स्पेस से जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म हुई थी उसकी इंडेक्स, वो ट्रांसफॉर्मेशन कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी। आपने केवल टी को W1 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, आपने डोमेन को छोटा कर दिया था। और चूंकि आपको मालूम था कि W1 टी इनवेरिएंट है, तो ये गारंटी था कि W1 के एलिमेंट्स की इमेजेस अंडर टी W1 के बाहर नहीं जाएंगी।
तो वो हो जाएगा W1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी तो इंडक्शन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो आपका अगर ये सवाल है कि यदि T/W1 की इंडक्शन फ्रीक्वेंसी वही हो जाए जो T की हो, तो क्या W1V के बराबर होगा, ये कहना चाहते हैं? यस सर। नहीं ना, ये जरूरी नहीं है, है ना, जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये रहेगा कि इसकी इंडक्शन फ्रीक्वेंसी जो उससे कम या बराबर हो सकती है। हमारा देखिए वहां भी क्या लिखा था कि N1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N2। देखा था कि नहीं आपने? N1 इज ग्रेटर देन, उसमें एक चीज शामिल है कि इक्वल भी हो सकता है। तो लेकिन केवल इतना से आप नहीं बता पाएंगे, कि ऐसा होगा। ये जरूर कह सकते हैं कि अगर W1 V का इनवेरिएंट सबस्पेस है, तो T/W1 की इंडक्शन फ्रीक्वेंसी T की फ्रीक्वेंसी से बड़ी नहीं हो सकती, ये गारंटीड है। लेकिन कितनी छोटी होगी या बराबर होगी, इसके बारे में आप नहीं कह पाइएगा। ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि अब हम यही सब चीजें जो हमने कहा, हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा ये है कि जो भी हमने अभी हमने V को डिकम्पोज किया अंडर रिस्ट्रिक्शन के T शुड बी निलपोटेंट, तो हम क्या करेंगे कि इससे हम बाहर निकल जाएंगे, इस बंधन को हटा देंगे। T कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V, तब भी हमको V का डिकम्पोजिशन मिल जाएगा, राइट। और उसको सहजता से करने में, आराम से बोलने में एक आध नया टर्म इस्तेमाल करेंगे तो बोलना काफी कॉम्पैक्ट हो जाएगा। वो टर्म ये है, तो given a finite dimensional vector space V over F, and some T belonging to AV, a subspace W of V is called cyclic with respect to T, or just T cyclic of dimension F if the following conditions are satisfied। ये हमारी डेफिनेशन है, T साइक्लिक सबस्पेसेस की। तो क्या कहता है कि चिकन ने बोल दिया डायमेंशन M, जिसका मतलब ऑब्वियसली यू वांट टू से दैट डायमेंशन ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू M। ये तो पहली रिक्वायरमेंट हुई। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि there exists some W in this such that T to the power M minus 1 W is linearly independent। This is बल्कि ये लिख देते हैं, सीधे पूरा लिख देते हैं। दिस इज a basis of W। Number 3, W is T invariant, and number 4, T to the power M W is equal to 0, right? And you'll notice that all of VI's
which we came across a little while ago are T cyclic subspaces. while ago वाले कौन से आपने सर दिखाया था मुझे लिटिल के बाद क्या लिखा है आपने? किसके बाद लिटिल little while ago which we came across a little while ago, थोड़ी देर पहले जिनसे हमारा वास्ता पड़ा था। कौन सा वास्ता पड़ा था? हम लोगों ने v को लिखा था as v1 direct sum, v2 direct sum, v3 direct sum वगैरह वगैरह up to direct sum vr। तो जितने v1 v2 vr आपको याद होगा ये सब के सब 3 वेरिएंट थे, ठीक है, सबके सब निलपोटेंट थे। v1 की इंडेक्स फ्रीक्वेंसी n1 थी, v2 क्या थी n2 थी, इसलिए t to the power n1 v1 was equal to 0। v2 की इंडेक्स फ्रीक्वेंसी क्या थी n2 थी, तो इसलिए t to the power n2 v2 was equal to 0। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। और v1 की बेसिस क्या थी x tx t to the power n1 minus 1, और v2 की बेसिस क्या थी ऐसे कुछ उसका भी था, मान लीजिए y ty t to the power n2 minus 1 w, ये भी था। और डायमेंशन सबकी क्या थी, ठीक है, v1 की डायमेंशन क्या थी n1, v2 की डायमेंशन क्या थी n2, vk की डायमेंशन क्या थी, सबकी सब चीज सेटिस्फाई थी। उन्हीं को देख करके ये डेफिनेशन डिजाइन की गई है। जो हमारे पास v1 v2 vk मिले थे उनमें जो जो प्रॉपर्टीज कॉमन थी उन्हीं को केवल यहाँ लिस्ट कर दिया गया और कुछ नहीं है, राइट। तो याद करना भी आसान है इसको डेफिनेशन। अगर आपको v1 v2 vk की समझ बैठ गई है तो याद करना आसान है, सबके अंदर ये प्रॉपर्टीज थी। तो ईच ऑफ दीज vi's साइक्लिक सबस्पेसेस, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके अंत में एक हम चीज इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत छोटी सी चीज है। लेट मी राइट इट एज इन मार्क। वो ये है कि इफ W is T cyclic of dimension say m, then dimension of t to the power k w is always going to be equal to m minus k। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। and why this happens, ये इसलिए हो रहा है कि मान लीजिए ये WT साइक्लिक है, तो T साइक्लिक परिभाषा में एक अंश ये भी है। तो मान लीजिए रीजन क्या है इसका, ये इसका रीजन है। let ये क्या हो गया, let w tw t to the power m minus 1 w be a basis of w। हमको इसकी बेसिस चाहिए, राइट। नाउ note that each element of TKW is of the form T. This applied to some element of W। इसके एलिमेंट्स क्या है, W पे लगा दीजिए, W के एलिमेंट्स पे T to the power K लगा दीजिए, तो जो एलिमेंट्स मिलेंगे वही इसके एलिमेंट्स हैं। इसका एलिमेंट क्या होगा, T to the power K टाइम्स हम स्मॉल w। लेकिन स्मॉल w इसका एलिमेंट है जिसके बेसिस है
तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग्स, दिस इज गोइंग टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग. सो दिस आई राइट एज इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन समथिंग लाइक दिस थिंग. देखने में ऐसा होगा अल्फा 1 W प्लस अल्फा 2 TW वगैरह 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 वगैरह. और कहां तक जाएगा? अल्फा 1W अल्फा 2W कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? अल्फा W इस पर जाएगा. And this is of the form alpha 1 t to the power kW plus alpha 2 t to the power k tw, that means t to the power k plus 1 w वगैरह वगैरह. लेकिन वगैरह वगैरह में अंत तक जाने में आप इसका ध्यान रखिए कि ये चीज भी है कि जो ही यहां पर t की पावर m हुई या उससे अधिक हुई तो सब 0 0 उतर जाएगा. तो कहां तक t की मैक्सिमम पावर जाएगी? मैक्सिमम पावर जाएगी आपकी t की पावर कहां तक जाएगी? t टू द पावर m-1 तक ही जा सकती है. तो यहां पर एक टर्म आएगा आपका, एक टर्म आपके पास आएगा t टू द पावर m-1 W. तो यहां पर क्या होगा? देखिए ये जो है t टू द पावर m-1 यहां तक नहीं पहुंच पाइएगा आप. यहां पर एक टर्म ये भी बैठा हुआ है, यहां का एक टर्म बैठा होगा, एक टर्म यहां पर ये भी होगा. क्या लिखें उसको? k प्लस दिस. तो मेरे ख्याल से अल्फा m-k एक टर्म ये होगा. तो यहां पर एक टर्म बैठा होगा, उसको हम लिख देते हैं अल्फा 1 अल्फा 2. फिर एक पहुंचेंगे हम अल्फा m-k तक पहुंचेंगे. फिर यहां पर क्या जाएगा? t टू द पावर m-k -1 W. ये एक एलिमेंट मिलेगा आपको बीच में. तो जब इस पर आप t टू द पावर k लगाइएगा तो t टू द पावर k प्लस m-k -1 के कैंसिल और t टू द पावर m-1 यहां जाकर रुक जाएगा. इसके बाद की जो पावर्स होंगी वो t टू द पावर m या t टू द पावर m से अधिक हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे. तो यहीं तक जा पाएगा, राइट. तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सी दैट एनी एलिमेंट ऑफ t टू द पावर kW is going to look like this, and you can see that this is a linear combination of this element, and this element, right? Which is a linear combination of elements of this set t to the power kW, t to the power k plus 1 W, and t to the power क्या लिखें? m-1 W. ये सब नाम दे देते हैं, ठीक है. Therefore, so we have shown that each element of this thing is a linear combination of this thing. Therefore, t to the power kW is spanned by b dash. ठीक है. और अगर आपने शुरू में इसका नाम दे दिया होता, हमें दिया नहीं था, इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसको बोल दीजिए b, इसको बोल दीजिए, आप b बोल दीजिए, ये जो था, राइट. क्लियरली b डैश. सर स्क्रीन नहीं दिख रही. सर स्क्रीन नहीं दिख. अच्छा, गायब हो गई. वो है, सॉरी.
आज आज कंप्यूटर की क्लास नहीं है क्या? है, मैम ने मैसेज कर दिया। 12:15 से है।